हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में ब्रिज कटर मशीन को लेके। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिज कटिंग मशीन का पर्पज़ होता है मेनली कि हम एक बड़ी स्लैब से छोटी छोटी एक टाइल्स के रूप में कुछ प्रोडक्ट बना सकें। दूसरा, हाई थिकनेस मटेरियल से अपन को बहुत सारी टाइल्स या छोटे छोटे ब्लॉक्स बना सकें। क्योंकि जो जितनी भी हाई थिकनेस का मटेरियल होता है उसे हाथ से हैंडल करना या एज कटिंग पे काटना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए हम ब्रिज कटिंग मशीन का यूज़ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है कि भाई हमें ब्रिज कटिंग मशीन कौन सी लेनी है। आपने देखा होगा ब्रिज कटिंग मशीन में 2-3 तरह की मशीन होती है। फर्स्ट होती है कि हेड रोटेशन होता है, जिसमें 0-90 डिग्री हेड मूवमेंट होता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो भी। दूसरा होता है हमारा जिसमें टेबल रोटेट होती है। अब इसमें कौन सी बेटर है, इसको लेके बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। ज़्यादातर मशीन टेबल रोटेशन वाली आप चलती हुई देखी होंगी। इसमें सबसे बड़ी इशू ये आता है कि टेबल रोटेशन में हमारी एक्यूरेसी टाइम बीइंग कम हो जाती है, और इसके पीछे एक वैलिड सा रीज़न है कि जब भी एक एक्सिस पे जब मशीन कटिंग कर रही होती है तो फिर उसके बाद में मशीन को दूसरे एक्सिस पे कटिंग करने के लिए टेबल को रोटेट किया जाता है। ऑटो रोटेट होती है टेबल, बट प्रॉब्लम ये होती है कि हर बार टेबल रोटेट होती है जब भी स्लैब की दूसरी एज कटती है। तो रोटेशन में टेबल के इतनी बड़ी टेबल को रोटेट करेंगे तो डेफिनेटली कुछ टाइम बाद एक्यूरेसी का इशू आएगा ही, और मेंटेनेंस भी ज़्यादा आती है। होता यह है कि हर बार टेबल रोटेट होती है तो टेबल को लॉक किया जाता है। पहले 0 डिग्री पे लॉक किया जाता है, फिर उसे 90 डिग्री पे घूमती है, तो उसके बाद मशीन फिर उसे लॉक करती है। लॉक करते टाइम पे साइड से 2 हाइड्रोलिक पिस्टन्स होते हैं जो हर बार टेबल पे आके फोर्सली उसे लॉक करते हैं। अब जितनी बार वो पिस्टन्स टेबल को लॉक करेंगे तो टाइम बीइंग धीरे धीरे उसकी एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आने लगती है। इससे बेटर ऑप्शन होता है कि हेड रोटेशन में। हेड रोटेशन में क्या है कि हेड बहुत छोटे सा कंपेयर टू बात करें तो टेबल के एक छोटी सी यूनिट है, और उसको रोटेट करने में मेंटेनेंस भी कम आता है और टाइम भी कम लगता है। दूसरा एक और पॉइंट होता है कि जब टेबल रोटेट कर रही होती है तो उस टाइम पे जो स्लैब रखे होते हैं उसके हिलने के चांस, मिसप्लेस होने के चांस ज़्यादा होते हैं, लेकिन हेड रोटेशन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसलिए हेड रोटेशन ज़्यादा प्रेफर करें तो ज़्यादा बेटर होता है। इसकी मेंटेनेंस भी आसान होती है। मेंटेनेंस भी हेड की ऊपर से करना बहुत आसान होता है, और टेबल की जब मेंटेनेंस करनी पड़े तो नीचे से टेबल के नीचे जाके मेंटेनेंस करना बहुत मुश्किल। तो इसलिए हेड रोटेशन बेटर है। दूसरा आता है कि हमें मशीन के सेकंड पॉइंट होता है कि भाई कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड से मतलब ये होता है कि कटिंग करते टाइम पे मशीन की क्या स्पीड है। आप बोलेंगे सर उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कि ये तो डिपेंड करता है मैन मोटर का कैपेसिटी कितनी है काटने की, उस स्पीड उसके हिसाब से हम स्पीड रखते हैं कटिंग में। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जानते होंगे जैसे कि यदि हमारा 100 mm का थिकनेस का मटेरियल काटना है तो एक बार में तो कटता ही नहीं है। अब वो स्टेप में कटिंग करनी होती है तो आप कहाँ तो बहुत ज़्यादा डेप्थ लेके और धीरे धीरे मशीन को चलाएं, और एक है कि आपकी मशीन में अच्छी स्पीड है तो डेप्थ कम रखें, 10-15 mm डेप्थ रखें और स्पीड में चलाएं मशीन को। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके एक तो सेगमेंट ब्लॉक नहीं होंगे, सेगमेंट की लाइफ ज़्यादा होगी। सेकेंडली, आपका जो पानी है प्रॉपर कटिंग डेप्थ तक पानी प्रॉपर पहुँचेगा तो एम्पियर्स कम जाएंगे। दूसरा, कटिंग फास्ट हो गई, सेगमेंट की लाइफ बढ़ेगी। तो ये सारे पॉइंट होते हैं कि कटिंग स्पीड फास्ट होनी चाहिए और डेप्थ कम होनी चाहिए। अब इसमें जितनी भी मशीन्स ब्रिज कटिंग्स आती हैं हमारे पास में, या बाहर की मशीन है या इंडिया की मशीन है, उनमें क्या होता है कि एक लिमिट है स्पीड की, कि उससे ज़्यादा वो स्पीड नहीं दे सकते। उसका भी रीज़न है कि उससे ज़्यादा स्पीड देते हैं तो जब साइज़ लगा रहे होंगे तो उस टाइम पे एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आएगा। स्पीड ज़्यादा है तो एक्यूरेसी में,
तो इसीलिए वो स्पीड एक लिमिट है, और इंडक्शन मोटर्स यूज़ की हुई हैं तो स्पीड एक लिमिटेड ही होती है, उससे ज़्यादा स्पीड पे चला नहीं सकते। तो कुछ ब्रिज कटिंग में इसके सॉल्यूशन बेटर होगा कि जब वो उसकी स्पीड मैक्सिमम से मैक्सिमम जितनी ज़्यादा स्पीड मिलेगी कटिंग की हमें, उतनी ही मशीन ज़्यादा परफेक्शन से काटेगी एंड कटिंग भी ज़्यादा मिलेगी हमें और प्रोडक्शन भी ज़्यादा मिलेगा। दूसरा एक और होता है कि यदि आप ज़्यादा डेप्थ लेके और स्पीड स्लो स्पीड में काट रहे हैं तो उसके टेपर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक ब्लेड की एक स्ट्रेंथ होती है, उस ब्लेड को आप बहुत ज़्यादा डेप्थ लेके काटने की कोशिश करेंगे तो कटिंग एरिया बहुत ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पे आपका जो कटिंग है वो टेपर जाने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं। दूसरा, पत्थर या स्लैब को मिसप्लेस होने के चांसेस पूरे ज़्यादा होते हैं। लेकिन आप कम डेप्थ में और फास्ट स्पीड में कटिंग कर रहे हैं तो बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि टेपर आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दूसरा, स्लैब को आगे खिसकने के या एक मिसप्लेस होने के या अपने लोकेशन से अलग होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सेकंड चीज़ आती है कि यदि हमारे पास में स्पीड उतनी ही है जो मैक्स स्पीड है तो हम शिफ्ट करेंगे तो मैक्स स्पीड से शिफ्ट कर पाएंगे। लेकिन आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड है तो जब साइज में शिफ्ट कर रही है मशीन तो उस टाइम पर आपका टाइम पूरा बचता है। कई बार क्या होता है कि हम एक ही साइड से कटिंग कर रहे होते हैं, फर्स्ट स्लैब को एक साइड से कटिंग करती हुई जाती है, फिर मशीन अप होती है और फिर जाके वापस पहले पोजीशन पर पहुंचती है, फिर डाउन होती है, फिर कटिंग करती है। तो जो पहली पोजीशन पर पहुंचने वाली स्पीड है, यदि आपके पास मैक्सिमम स्पीड है, ज़्यादा स्पीड है, तो जल्दी से उस कॉर्नर पर वापस पहुंचेगी, क्योंकि फ्री टाइम है उसके पास में, फ्री कटिंग है, कटिंग नहीं है, अप होके जा रही है। लेकिन पास आपके पास स्पीड ही नहीं है, मशीन में स्पीड ही नहीं है, तो फिर वहाँ पहुँचने में जो टाइम कंज्यूम होता है वो प्रोडक्शन को बहुत बड़ा लॉस होता है। दूसरा, साइज लेने में जो टाइम ले रही होती है वो बहुत बड़ा लॉस होता है टाइम का। तीसरा पॉइंट आता है कि भाई स्पीड हो गई, अच्छी स्पीड चाहिए हमें देखनी है। तीसरा और क्या देखना है? दूसरा देखना है आपको, नेक्स्ट पॉइंट देखना है कि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है। भाई चलाने वाले आज हमारे पास में स्किल्ड ऑपरेटर्स नहीं मिलते हैं, आप सभी परेशानी से जूझ रहे हैं कि ऑपरेटर्स की सबसे बड़ी इशू होता है कि भाई ऑपरेटर हमें मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए सिस्टम ऐसा होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि एक मल्टी चलाने वाला भी अपन को ब्रिज कटर को अपनी ब्रिज कटर को चला सके, बहुत अच्छे से चला सके। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ईजिली यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। दूसरा, उसमें पैरामीटर बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तीसरा, स्क्रीन पे ही सारी मशीन की पोजीशन दिखती रहे। पत्थर को या स्लैब को आप सेट करने का टाइम या सेट करते हैं उसका प्रोसीजर बहुत आसान हो तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि उसे मशीन को चलाना, और हमारे लिए प्रोडक्शन भी बहुत आसान रहेगा, ऑपरेटर डिपेंडेंसी भी कम से कम रहेगी, राइट। फिर आता है हमारे पास में कि मेंटेनेंस पॉइंट को लेते हैं तो मशीन में कम से कम मेंटेनेंस वाली मशीन हम लें तो ज़्यादा बेटर होगा। आप बोलेंगे मशीन तो हमें एक जैसी दिखती है, हमें कैसे पता कि मेंटेनेंस कम आएगी, क्या होगा। डेफिनेटली मेंटेनेंस को लेके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कुछ ऐसा सिस्टम्स होते हैं मशीन में, जैसे कि हमारा सेल्फ लुब्रिकेशन हो गया कि भैया आपके जितने भी बॉल स्क्रू है अप डाउन का, या लीनियर है लेफ़्ट राइट चलने वाले, या आगे पीछे चलने वाली मशीन की लीनियर है, उस पर ऑटोमेटिकली लुब्रिकेशन होता रहे, ऑटोमेटिकली ऑयल जाता रहे उस पर, जिसमें क्या ऑपरेटर डिपेंडेंसी कम से कम हो जाती है हमारी, कि ऑपरेटर ने ध्यान नहीं दिया, लुब्रिकेशन नहीं किया, लीनियर ब्लॉक चले गए या बॉल स्क्रू चला गया, वो सारे इशू। यदि सेल्फ लुब्रिकेशन दे रखा है आपने तो ऑटोमेटिकली मशीन लुब्रिकेट करती जा रही है एक टाइम बीइंग में, तो आपको कम से कम मेंटेनेंस आएगी। इलेक्ट्रिकल का मेंटेनेंस वो एक ऐसा पॉइंट आता है कि भाई इलेक्ट्रिकल में ज़्यादातर मशीन में आप देखते होंगे सबसे ज़्यादा फॉल्ट आते हैं इलेक्ट्रिकल। यदि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इतना इंटेलिजेंट है कि कोई भी फॉल्ट आता है, इवन एक वायर भी कटता है, तो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाता है कि भाई इस वजह से ये मशीन बंद हुई है, ये प्रॉब्लम है, ये सेंसर की प्रॉब्लम है, ये आपके कोई वायर कट गया है, ये वायर लूज है, या कोई चीज़ ओवर चलाई है। तो यदि आपका ये सिस्टम इस टाइप का बना हुआ है कि आपकी स्क्रीन पे, ऑपरेटिंग स्क्रीन पे, HMI पे यदि आपके सारे फॉल्ट डिस्प्ले हो जाते हैं तो 90% आपको मिस्त्री बुलाने की या फिर कोई भी सर्विस इंजीनियर बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा डीवर्किंग सिस्टम बोलते हैं इसे, कि बहुत अच्छे से होना चाहिए, जिससे कि हमें स्क्रीन से ही पता चल जाए कि मशीन में क्या फॉल्ट हुआ है। और इंडिकेशन भी इतना होना चाहिए कि कम से कम आपको एक लाइट टाइमर होना चाहिए कि ग्रीन आ रहा है तो आपको मशीन ओके है, रेड आ रहा है तो आपका कोई फॉल्ट आया है, तो दूर से ही पता चल जाए ऑपरेटर को हाँ मशीन में कोई फॉल्ट आया है, और स्क्रीन पे जाके देख सकेगा क्या फॉल्ट आया है।
और उसकी समझ में आता है तो वो ठीक है, उसकी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर वो एक मशीन वालों से कांटेक्ट करे या सर्विस इंजीनियर से कांटेक्ट करे, भाई मेरी स्क्रीन पे ये आ रहा है, और एक उसको फ़ोटो भेजे कि मेरी स्क्रीन पे आया, तो वहीं से सॉल्यूशन निकल जाता है। किसी भी आदमी की डिपेंडेंसी नहीं होती है, कोई मशीन वाला इंजीनियर आए तभी स्टार्ट करे मशीन। एंड जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि मैं प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए। अब जैसे 2-3 चीज़ें मैंने बताई हैं, यदि आपकी स्पीड अच्छी है, आपको टाइम कम ले रही है, स्लैब को कटिंग में यदि हेड रोटेशन है, दूसरा आपके शिफ्टिंग में टाइम कम लग रहा है, तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा ही। फॉल्ट रेट कम है, फॉल्ट आ रहे हैं तो तुरंत रिजॉल्व हो रहे हैं, तो आपका प्रोडक्शन डेफिनेटली ज़्यादा ही होता है। फिर दूसरा यह कुछ कस्टमाइज मशीन ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारा टाइम उसमें कम से कम लगे हमें पत्थर स्लैब रखने में और उठाने में, तो भी हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है। ब्रिज कटिंग में आप देखते होंगे कि ज़्यादातर टाइम हमारा 40% तो मैं बता ही रहा हूँ, बाकी 50% तक टाइम हमारा स्लैब को मशीन पर रखने के बाद में जब कटिंग हो जाती है तो उस कटिंग वाले पीस जितने भी आपके टाइल्स निकली हैं उनको उठाने में लगता है, और मशीन को काम करने में शायद 50% ही टाइम लगता है। पर ऐसा कोई सॉल्यूशन होगा, हम पहले से प्री मटेरियल रख के तैयार रखें, मशीन कंटिन्यूस चलती रहे और मटेरियल उठा सकें और वापस प्लेस कर सकें और मशीन रुके नहीं, तो हमारा प्रोडक्शन डेफिनेटली ज़्यादा होगा। ये सारे टेक्निकल डिस्कशंस हैं, तो आई होप आपको ये सारे, जब भी कोई मशीन परचेज करेंगे तो ये सारे टेक्निकल डिस्कशंस आपको मिलेंगे, इन पर फोकस करेंगे तो ये आपको सिलेक्शन करने में, ब्रिज कटर सिलेक्शन करने में तो अच्छा काफ़ी है। और किसी मशीन के बारे में जानना चाहते हों या टेक्निकल कोई चीज़ें आपको क्वेरी हों, तो आप मेरे इस कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगा कि वो पॉइंट भी मैं कवर करूँ और आपके लिए अच्छी से अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कर सकूँ, जो भी मेरे पास जितनी भी है और जो भी मैंने अभी तक सीखा है कि चारों तरफ जितनी मशीनों को ऑब्जर्व किया है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत डिफरेंट टाइप की मशीन्स पर मैंने जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं। और एंड में ये बोलूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने जितने भी दोस्त हैं, अपने जितने भी मिलने वाले हैं सबको, जिससे क्या है कि उनको भी कुछ टेक्निकली चीज़ें मालूम हो और उनको भी कुछ ये वीडियो से कुछ नॉलेज उनके काम आ सके। और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।